यहाँ पर ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक, ये जो प्रथम पाटनपोल द्वार है उसके ऊपर ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। ठाकुर बाघ सिंह जिन्होंने बहादुर शाह जफर के द्वारा जब आक्रमण किया गया था, तो बहादुर शाह के द्वारा जब गुजरात के शासक थे उस समय जब आक्रमण किया गया था, तो उस समय इन्होंने केसरिया किया था और ये देवलिया प्रतापगढ़ के क्या थे, ठाकुर थे। तो ठाकुर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। दूसरा है भैरव पोल, जिसके ऊपर आपके वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, जिन्हें इतिहास के अंदर 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। जब जयमल मेड़तिया घायल हो गए थे, अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो घायल अवस्था के अंदर इन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर ये युद्ध लड़ा था और दोनों ही इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद अंतिम पोल जो है रामपोल, उसके ऊपर पत्ता या इसको आप कह सकते हो फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है, तो इस प्रकार से ये इसके प्रमुख 7 प्रवेश द्वार है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पाटनपोल द्वार, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोरडा पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, जिनके ऊपर क्रमशः अन्य व्यक्तियों की स्मारक या छतरियाँ बनी हुई है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ खेती की जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर कि राजस्थान का वह एकमात्र कौन सा दुर्ग है जहाँ पर खेती की जाती है, तो कौन सा दुर्ग होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से कुंड बने हुए हैं, कौन कौन से तालाब है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो कौन कौन से कुंड और तालाब है, तो पहला है जिसका नाम है हाथीलत कुंड। पहला कौन सा है, हाथीलत कुंड। दूसरा है रत्नेश्वर तालाब। दूसरा कौन सा है, रत्नेश्वर तालाब। उसके बाद है तीसरा, आप याद रखोगे, कुंभ सागर तालाब। चौथा है झाला बावड़ी। और पांचवा हो जाएगा आपके हाथी सागर तालाब। तो यहाँ ये जो प्रमुख जलाशय है, यहाँ पर जल की उपलब्धता की जो प्रमुख सरोवर है, तालाब है, कुंड है, वो निम्न आपके सामने मैंने लिखे हैं। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि रत्नेश्वर तालाब किस दुर्ग में स्थित है, हाथीलत कुंड किस दुर्ग में स्थित है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। और राजस्थान का ये है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। उसके बाद इस दुर्ग के अंदर पानी के प्रमुख सरोवर या प्रमुख पानी प्राप्त करने के साधन क्या है, तो ये कुंड है, हाथीलत कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है, कुंभ सागर तालाब है, झाला बाव की बावड़ी है और हाथी सागर तालाब है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। साके, इस दुर्ग के प्रमुख साके, उन साकों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए
तो यहाँ इस दुर्ग के अंदर सर्वाधिक, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो साके हुए थे वो कौन से दुर्ग में हुए थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। तो यहाँ हम लिखते हैं प्रथम साका, प्रथम साका। जो प्रथम साका है वो हुआ था आपके 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी के अंदर। तारीख याद रखोगे आप 26 अगस्त। अगर तारीख पूछी जाती है तो कौन सी तारीख होगी? 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया था 1303 ईस्वी के अंदर। चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था 1303 ईस्वी के अंदर, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग की विजय उपरांत जब इस दुर्ग को उसने जीत लिया था तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद। और इसी अपने पुत्र को उसने यहाँ का किलेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के दुर्ग को जीता था तो उसका किलेदार किसको नियुक्त किया था? अपने पुत्र खिज्र खां को, और उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद। अब देखो प्रश्न यहाँ उठता है कि यहाँ जो प्रथम साका हुआ था वहाँ पर केसरिया किसने किया था? केसरिया किसने किया था? तो केसरिया किया था यहाँ पर उस समय शासक थे रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। उनके द्वारा क्या किया गया था? केसरिया किया गया था। वहीं पर बात पूछी जाती है किसकी? जौहर की। तो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको याद रखना है रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी या रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था? जौहर हुआ था। अब देखिए केसरिया का अर्थ क्या होता है? केसरिया का अर्थ होता है कि जब दुर्ग के ऊपर आक्रमण हो जाता है और दुर्ग की रक्षा करने के लिए जो वहाँ के शासक और वहाँ के जो वीर योद्धा होते हैं अपने सिर के ऊपर केसरिया जो पगड़ी होती है, केसरिया जो वस्त्र होता है, उस केसरिया वस्त्र को धारण करके दोनों हाथों में तलवारें लेकर किले के मुख्य द्वार खोल दिए जाते हैं और सामने वाली जो सेना होती है उससे युद्ध किया जाता है और यह निर्णय किया जाता है कि या तो हम अगले को मार देंगे या स्वयं मिट जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस प्रकार से केसरिया किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो केसरिया किया था वो किसने किया था? रावल रतन सिंह के द्वारा केसरिया किया गया था। और जौहर किसके द्वारा किया गया था? रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया था। तो देखिए जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यहाँ पर कत्ले आम का आदेश, कत्ले आम का आदेश जारी किया गया था। कत्ले आम का क्या जारी किया गया था? आदेश जारी किया गया था। कत्ले आम का मतलब होता है, आम का मतलब जनता, जो भी यहाँ पर जनता शेष बची हुई है उन सबको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था 1303 ईस्वी के अंदर। जो प्रथम शाखा था चित्तौड़गढ़ का। द्वितीय शाखा, द्वितीय शाखा, तो द्वितीय शाखा देखिए, ये द्वितीय शाखा हुआ था आपके 1534 ईस्वी में। कब हुआ था? 1534 ईस्वी के अंदर। उस समय आक्रमण किया था गुजरात के शासक, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था 1534 ईस्वी में। हालांकि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1533 में भी आक्रमण किया था, लेकिन उस दौरान शाका नहीं हुआ था। 1534 ईस्वी के अंदर यहाँ पर शाका हुआ था। तो यहाँ केसरिया की बात करें हम, तो केसरिया जो किया था, जो केसरिया है वो केसरिया किया था ठाकुर बाघ सिंह ने, ठाकुर बाघ सिंह ने। और जौहर की बात करें तो जौहर किया था
जौहर किया था हाडी रानी करमवती ने, करमवती या कर्मावती जो भी आप समझो, करमवती ने। कारण क्या है कि हाडी रानी के 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। जब वो बाल्य अवस्था में थे, छोटी अवस्था में थे, उस समय उन्होंने, हाडी रानी ने उनको ननिहाल भेज दिया था और अपने रक्षार्थ करने के लिए हुमायूं को राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं उस समय पर नहीं पहुंच पाया था। उस दौरान देवलिया के जो ठाकुर थे बाघ सिंह, उन्होंने इनका सहयोग किया था और अपने शरीर के ऊपर केसरिया धारण करके उन्होंने बहादुर शाह की जो सेना थी उस सेना से लोहा लिया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से जो दूसरा शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का 1534 ईस्वी के अंदर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, ठाकुर बाघ सिंह ने केसरिया किया और जौहर किया था हाडी रानी करमवती ने। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ बहादुर शाह ने कत्लेआम का आदेश जारी नहीं करवाया था, कत्लेआम का आदेश जारी नहीं करवाया था। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य, ये यहाँ के शासक थे उस समय, महाराणा विक्रमादित्य। तो इस प्रकार से ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। अब हम बात करते हैं तीसरे शाखे की, तृतीय शाखा, तृतीय शाखा। तो देखिए तृतीय जो शाखा है वो हुआ था आपके 1568 ईस्वी में। कब हुआ था? 1568 ईस्वी के अंदर। उस समय आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? अकबर था। अकबर के द्वारा चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसके ऊपर आक्रमण किया गया था और उस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। उनका नाम क्या था? महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा उदय सिंह जब यहाँ के शासक थे 1568 ईस्वी के अंदर, हालांकि 1567 में भी अकबर ने आक्रमण किया था, तो 1568 ईस्वी के अंदर यहाँ पर जो शाखा हुआ था उसके एवज में कि उदय सिंह यहाँ के शासक थे, लेकिन आक्रमण के समय उदय सिंह जंगलों में भाग गए थे, जंगलों में चले गए थे। और यहाँ पर जो केसरिया किया गया था, जो केसरिया किया गया था वो किया गया था आपके, एक तो थे जयमल मेड़तिया, एक तो थे जयमल मेड़तिया जो मेड़ता के शासक थे, और दूसरे थे आपके फत्ता या पत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया जो उदय सिंह के भतीजे थे, सिसोदिया। इन दोनों के द्वारा केसरिया किया गया था। उदय सिंह जंगलों में चले गए थे और इनको सत्ता सौंपकर चले गए थे, जयमल मेड़तिया को और फत्ता सिसोदिया को। इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जौहर, जो जौहर है वो हुआ था फूल कंवर, रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। तो रानी फूल कंवर के नेतृत्व में ये जौहर हुआ था और फत्ता सिसोदिया और जयमल मेड़तिया ने यहाँ पर क्या किया था? केसरिया किया था। ये इनके भतीजे थे। फूल कंवर है वो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी और जयमल मेड़तिया की क्या थी? बहन थी। तो इस प्रकार से ये 3 शाखे हुए थे। जौहर का अर्थ एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। जौहर का अर्थ होता है कि रानी, जो रानियाँ होती थी, युद्ध होता था, उस युद्ध से पहले अपने पति की, अपने राजा की थाली लेकर आरती उतारती थी, उनको तिलक लगाती थी और स्वयं चंदन और घी से आग तैयार करती थी और अपना जो शरीर होता था उस आग को, यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि अग्नि माता की वो पूजा करती थी और उसी अग्नि माता को अपने शरीर को सुपुर्द कर देती थी। तो इस प्रकार की वीरांगनाएं, जिनके बारे में हम आगे भी और पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ये प्रमुख 3 शाखे हुए थे जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था उसके बारे में आपको मैंने संपूर्ण जो जानकारी थी वो दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।